1999 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होकर शरद पवार ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ये पक्ष शुरू किया था। जून 2023 में उनके भतीजे, जो कि अब महाराष्ट्र के 5 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अजित पवार, उन्होंने शपथ ली उप मुख्यमंत्री पद की, और ये बीजेपी और शिवसेना की सरकार में था, जिसमें 9 लोगों को मंत्री पद भी दिया गया। उसके बाद एक तरह से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट देखा गया, जिस स्प्लिट में ये बात अजित पवार की तरफ से की गई कि महाराष्ट्र असेंबली में जो ज़्यादातर एमएलए हैं, यानी कि 53 में से 52 एमएलए का जो सपोर्ट है महाराष्ट्र असेंबली में, वो अजित पवार के साथ था। उसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि नागालैंड में जो एनसीपी के एमएलए चुनकर आए थे, वो 7 के 7 एमएलए ने अजित पवार को समर्थन दिया। इसके साथ राज्यसभा और उसके साथ लोकसभा के जो एक एक एमपी है, उसका समर्थन भी था, और एमएलसीज का समर्थन भी अजित पवार को मिला। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जो मेजॉरिटी इस वक्त इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि एमपीज, एमएलएज, एमएलसीज, उसमें 57 जो एफिडेविट्स हैं वो अजित पवार के पक्ष में इलेक्शन कमीशन में फाइल हुए थे, और 24 शरद पवार फैक्शन के पक्ष में फाइल हुए थे। ये आप कह सकते हैं कि जुलाई 2023 में मामला इलेक्शन कमीशन में गया, क्योंकि अजित पवार ने जब इस महायुति की सरकार को ज्वाइन किया तो उसके बाद स्प्लिट हुआ है पार्टी में, ये बात समझ में आ गई, और शरद पवार फैक्शन के जो नेता हैं उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन मूव किया। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन में इस पूरे केस की 10 हियरिंग जो है वो की गई, जिसमें अजित पवार ने ये दिखाने की कोशिश की कि जो पार्टी की मेजॉरिटी है वो उनके साथ है, जो पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो उनके साथ है, और इसीलिए साथ आप कह सकते हैं कि इन्हीं को, शरद पवार को आप कह सकते हैं कि हक नहीं है, ऐसा अजित पवार की तरफ से दलील की गई थी। वहीं पर शरद पवार फैक्शन का इलेक्शन कमीशन के सामने मेजर आर्गुमेंट यही था कि पार्टी में स्प्लिट नहीं हुआ है, और कुछ एमएलएज हैं जो अपने इंटरेस्ट के लिए आप कह सकते हैं वो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, और इसीलिए आप ये जो स्प्लिट है ये हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ने अजित पवार के पक्ष में फैसला दिया, और जो पार्टी का सिंबल और नेम है वो अजित पवार को अलॉट किया गया। आप देखें तो महाराष्ट्र में अब ये बात नई नहीं है। शिवसेना के केस में भी कुछ ऐसे ही हुआ, जब उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, एकनाथ शिंदे एमएलए के साथ अलग हुए, उसके बाद पार्टी में स्प्लिट हुआ, और मेजॉरिटी जो प्रिंसिपल है उसी प्रिंसिपल पे इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना का नेम और सिंबल जो है वो एकनाथ शिंदे को दे दिया था। उद्धव ठाकरे एक दूसरे सिंबल और दूसरे चिन्ह पे चुनाव लड़ रहे हैं, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन का जो वर्डिक्ट था उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। जो बात यहाँ पर भी की गई है शरद पवार फैक्शन की तरफ से कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करेंगे, और साथ ही साथ राज्यसभा के जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसके लिए 3 जो सिंबल्स का ऑप्शन दिया गया था, और आप कह सकते हैं कि उसके और 3 जो पार्टी के नाम है उसका ऑप्शन दिया गया था, और इसमें से पार्टी का नाम जो है राज्यसभा इलेक्शन के लिए वो शरद पवार फैक्शन ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार चुना है, ऐसी बात सामने आ रही है, ताकि राज्यसभा इलेक्शन में उस एमएलए के पास कुछ नाम, पार्टी का नाम हो। आगे जाकर अगर आप देखेंगे तो शिवसेना का जो केस है उसमें भी इलेक्शन कमीशन का वर्डिक्ट आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने के बाद ये केस पेंडिंग है। लगभग कुछ ऐसे ही राष्ट्रवादी कांग्रेस के केस में होता दिख रहा है, और हालांकि स्पीकर, जो महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर है, डिस्क्वालिफिकेशन पे ऑर्डर दे चुके हैं शिवसेना केस में, एकनाथ शिंदे के एमएलएज हैं उनके पक्ष में। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो महाराष्ट्र के असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो केस है उस केस में क्या फैसला देते हैं, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन का जो केस का वर्डिक्ट है वो अब इलेक्शन कमीशन के वर्डिक्ट के कुछ दिनों बाद ही आना है। ये बात साफ है कि वर्डिक्ट कुछ भी हो, आप कह सकते हैं कि जो शरद पवार फैक्शन है वो स्पीकर्स के फैसले के खिलाफ भी, अगर ये फैसला उनके फेवर में नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। यानी कुल मिलाकर शिवसेना हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस, इन दोनों ही पार्टीज के जो ये केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए पेंडिंग रहेंगे। अब असेसमेंट इस चीज़ की करनी पड़ेगी कि क्या इस पूरे, आप कह सकते हैं कि पार्टी का जो स्प्लिट हुआ है उससे महाराष्ट्र में आने वाले लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में असर पड़ेगा क्या। पहले लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, और लोकसभा चुनाव में आप कह सकते हैं कि शरद पवार और उनकी पार्टी का वेस्टर्न महाराष्ट्र में एक तरह से बहुत बड़ा प्रभाव रहा है, और इसलिए कई लोकसभा सीट जो उस इलाके की है उस पर उनका इम्पैक्ट देखा जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण माना जाता है शुगर फैक्ट्री।
शुगर फैक्ट्रीज में ज़्यादातर एनसीपी के जो लीडर्स हैं वो आप कह सकते हैं मैनेजिंग पोजीशन पे है, चेयरमैन है, और उनके ज़रिए जो भी आप कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स है वेस्टर्न महाराष्ट्र की वो मैनेज की जाती है। लेकिन अब क्योंकि सीधा स्प्लिट हो गया है तो सारी जो वेस्टर्न महाराष्ट्र की सीटें हैं उसमें अजित पवार का भी क्लेम बनता है, उनकी भी पॉपुलैरिटी है, और इस तरह से वोट का जो डिवीज़न है वो होता दिख रहा है। क्योंकि पॉलिटिकली का आप देखें तो महायुति की जो सरकार है महाराष्ट्र में वो अजित पवार के आने के पहले भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि सेफ थी, और तकरीबन 150 से ज़्यादा जो एमएलएज है उसका सपोर्ट इस सरकार को महायुति की था। लेकिन उसके बाद भी राष्ट्रवादी कांग्रेस को इस सरकार में लाया गया। उसका वजह यही है कि महाविकास आघाड़ी कहीं ना कहीं जो सर्वे आए थे उस सर्वे में आगे दिख रही थी, और अब ये आप कह सकते हैं कि अजित पवार जब इसमें आ गए हैं बीजेपी के साथ तो इन सभी जगहों पर जहाँ जैसे उद्धव ठाकरे के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ पर वोट डिवाइड होंगे, वेस्टर्न महाराष्ट्र और शरद पवार का स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ पर वोट डिवाइड होने की आशंका है। अब देखता ये होगा कि क्या लोग इन सारी चीज़ों को समझ पाते हैं, कोई नई पार्टी नया सिंबल को समझ पाते हैं, क्योंकि इलेक्शन के लिए ज़्यादा समय नहीं है और अभी भी इंडिया अलायंस महाविकास आघाड़ी कह रहे हैं कि वो लोग एक साथ हैं। तो महाराष्ट्र में आप कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में जो जनता का चुनाव का फैसला है वही बताएगा कि ये जो पार्टियां डिवाइड की गई है इस पर जनता सहमत है या इसके खिलाफ है। साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफ़ा शेख, चुनाव आज तक।